Yes, my friend, how are you? Let's discuss something, etc. Do you know, इतनी बड़ी घटना पूरी दुनिया में हो रही है और आप शांत अपने घर में ऐश कर रहे हैं इंडिया में। क्या आपको नहीं लगता इतनी बड़ी घटना का बहुत बड़ा असर होने वाला इन वर्ल्ड इकोनॉमी, इन इंडियन इकोनॉमी, इन फ्यूचर, इन 2025, 26, 27? आपको क्या लगता है चाइना चुपचाप सोया हुआ है? आपको क्या लगता है पाकिस्तान सोया हुआ है? इंडिया में कोई हलचल नहीं है क्या? बहुत सारे अंडर वाटर ट्रेंड है पूरी दुनिया में। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, इतना बड़ा कंट्री है रसिया, उसको नाको दम किए हुए यूक्रेन। यूक्रेन की खुद की ताकत नहीं है रसिया को इंगेज करने का वार में इतने दिनों तक। आई थिंक मोर देन 1 ईयर दे आर फाइटिंग and Ukraine is replying to Russia. Russia, such a big country, such a powerful, military, strategically powerful country, भी आज यूक्रेन को हरा नहीं पा रही। यूक्रेन को के ऊपर उनका कब्जा नहीं हो रहा है। जो उनके टारगेट थे, उनके लक्ष्य, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा। मिस्टर पुतिन इज वेरी वेरी अपसेट नाउअडेज। और इतने बड़े कंट्री का राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति अगर अपसेट है, युद्ध में बिजी है, तो आप समझ सकते हो उनके बाकी सब प्रायोरिटी बंद है। दे आर ओनली केयर ऑफ वार, केयर ऑफ वार एंड केयर ऑफ वार। यूक्रेन इज डूइंग द सेम थिंग। आपको मालूम होगा रसिया और यूक्रेन में एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एनी टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग इज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड, इज stand still, is halted. Economic growth is halted. Every day their economic status is degrading and degrading. अभी अब समझने की जरूरत यह है कि यूक्रेन को यूएसए बैक सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ may it be air force related, marine related, navy related, all support they are getting from USA. They are also getting support from other NATO countries without being public in the global market. Now there is two big group, they are fighting. That is indirectly USA is fighting with Russia, but USA is not coming in front line. तो हो क्या रहा है कि दो बड़े बिग पावर आपस में युद्ध कर रहे हैं। ऐसा मानना चाहिए हमें कि रसिया वर्सेस यूएसए एंड देयर अलाइड पार्टनर्स। यूएसए के अलाइड पार्टनर्स कौन कौन है? नाटो कंट्रीज है पूरी, जिसमें यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है एंड मेनी मोर, तुर्की है, मेनी मोर कंट्रीज आर देयर। और रसिया के साथ कौन है? रसिया का आज सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरान। ईरान बहुत दिनों से अमेरिका से उसकी दुश्मनी है और आज वो रसिया को सपोर्ट करके, ड्रोन सर्विसेज दे करके, मिलिट्री सपोर्ट दे करके रसिया के साथ खड़ा है। और एक तरह से कहा जाए तो सीधा सीधा यूएसए के साथ वो कन्फ्रंट होने को भी तैयार है। धमकियां भी कई बार दे चुका है। और ये सब धमकियां, ये सिर्फ धमकियां नहीं है, ये धमकियां इन टर्म्स ऑफ मिसाइल छूटते हैं। ऐसे बड़े बड़े मिसाइल फूट रहे हैं जिसके रिजल्ट में कई हवाई जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट रनवे पर ही ध्वस्त हो रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगें उड़ा दी जा रही, बड़े बड़े रोड को ध्वस्त किया जा रहा है, पुल को उड़ा दिया जा रहा है। अगर आप दूसरे पार्ट पे आ जाइए, हमास वर्सेस इजराइल। इजराइल ने पूरी ताकत लगा करके हमास गाजा पट्टी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है और आगे भी ख़त्म करने का उसका इरादा है। और वो अकेला एक कंट्री है जो बाकी अदर कंट्री से भी युद्ध कर रहा, लाइक this Houthi विद्रोही, like Hezbollah विद्रोही. They are also a type of militia organization supported by many countries. उनके पास बड़े बड़े sophisticated weapons है, missiles है, aircraft है, helicopter है. They are not a small terrorist group or something. They are a militia group recognized by a country, recognized and supported by many countries. अब उनका भी युद्ध चल रहा है, मिसाइलें छोड़ी जा रही है अगेंस्ट इसराइल। इसराइल का डोम सिस्टम है वो उनको बचा रहा है। मतलब इट इज ए फुल फ्लेजेड वार इन इसराइल एंड देयर सराउंडिंग कंट्रीज। उसके बाद आ जाइए आप ईरान। ईरान इज ऑलमोस्ट
मतलब फुल्ली एक्सपोज टू वार। फिर आ जाइए नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में तानाशाह है किम जोंग, ही इज ऑलवेज अगेंस्ट यूएसए, ही इज जस्ट वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी, कुछ मिल जाए और मैं यूएसए के ऊपर कोई मिसाइल छोड़ दूँ। ही इज रेडी टू फाइट विद यूएसए, बीइंग ए स्मॉल कंट्री ऑल्सो। बाइडन साहब को मजा चखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। बाइडन साहब है यूएसए को प्रोटेक्ट करना, यूएसए की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए वो डायरेक्ट वार नहीं कर रहे। आपको याद होगा अफगानिस्तान से भी उन्होंने अपनी मिलिट्री को एग्जिट करवा लिया, वो अपने बहुत सारे वेपन्स छोड़ दिए, तोप छोड़ दिए, कुछ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स छोड़ के आ गए अफगानिस्तान में, लेकिन वहाँ से अपनी मिलिट्री को, ह्यूमन पावर को, ह्यूमन रिसोर्सेज को उन्होंने एग्जिट करके वापस यूएसए ले गए। अभी समझने की बात यह है, यूएसए डज नॉट वांट टू फाइट विद एनी कंट्री डायरेक्टली, वो स्ट्रेटेजिकली फाइट कर रहा। आज रसिया से यूएसए फाइट कर रहा, यूएसए के हथियार, उनके वेपन्स यूज हो रहे यूक्रेन में, और रसिया के साथ युद्ध हो रहा, रसिया को नाको दम किया हुआ, जबकि अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मर रहा। ये बहुत हमको सोचने की जरूरत है, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा हो क्या रहा वर्ल्ड सिनेरियो में। अब इन सब चीज़ों का असर क्या होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल एक असर आप ये देखिए, रसिया और यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा व्हीट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, गेहूँ, जो सब लोग खाते हैं। अभी मान लीजिए रसिया और यूक्रेन में इतने डिस्टर्बेंस है कि वहाँ के जहाज, वहाँ के बंदरगाह, वहाँ के लोडिंग, वहाँ की प्रायोरिटीज व्हीट सेक्टर में है ही नहीं। और रसिया तो बहुत सी नाटो कंट्रीज को व्हीट देने से मना कर दिया है। बहुत सी जो कंट्री है जो ईरान के समर्थन वाली कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में, उनको भी उन्होंने गेहूँ देने से मना कर दिया है। तो लोगों के पास खाने का जो चीज़ है व्हीट, ब्रेड, इसकी बहुत बड़ी संकट और स्कैरसिटी होने वाली है। तो इसका इकोनॉमिक असर होगा। इंडिया इज अनदर कंट्री जहाँ पे बहुत सारे गेहूँ एक्सपोर्ट होते हैं। चाइना में बहुत गेहूँ होते हैं लेकिन दे डोंट एक्सपोर्ट, उनको खुद के लिए कम पड़ जाता है। तो इंडिया का गेहूँ एक्सपोर्ट होगा, इंडिया का डिमांड बढ़ेगा। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के सामने अभी इलेक्शन है, इंडिया डज नॉट वांट टू एक्सपोर्ट, और यहाँ पे शॉर्टेज हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, फिर इनकी सरकार गिर जाएगी, इलेक्शन में हार भी जाएंगे। तो इंडिया इज़ वेरी कॉशियस। मतलब युद्ध हो रहा है रसिया में, युद्ध हो रहा है यूक्रेन, ईरान, इजराइल में, क्यों उसका इकोनॉमिक इफेक्ट इंडिया पे है, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, ऑयल सेक्टर। देखिए बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो ओपेक कंट्रीज है, उसमें से बहुत सारी कंट्री आज युद्ध में उलझे हुए। इराक का भी वही हाल है, लीबिया का वही हाल है, यमन का वही हाल है, आप ईरान का वही हाल है। तो उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। ऑयल प्रोड्यूसिंग के ऊपर वो ध्यान भी नहीं दे रहे, बेचने पे उतना ध्यान भी नहीं दे रहे, बट दे आर मोर केयर ऑफ वॉर। अब इसमें जो है ऑयल का बहुत बड़ा शॉर्टेज भी हो सकता है। ऑयल शॉर्टेज होगा, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा इकोनॉमिक इफेक्ट इस युद्ध का ये देखने को मिल रहा है कि आज आप बिलियन मार्केट में देख लीजिए, गोल्ड प्राइसेस देख लीजिए, आप शेयर प्राइसेस देख लीजिए, आप सिल्वर के प्राइसेस देख लीजिए, मेटल के प्राइसेस देख लीजिए, एकदम आसमान छूरे। आज सोना 70,000 रुपये पर 10 ग्राम्स और चांदी 80,000 रुपये पर किलोग्राम। अब बताइए, ये रेट कभी इंडिया में था ही नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोना 70,000 रुपये का तोला हो जाएगा, 80,000 रुपये किलो चांदी हो जाएगा। ये हो क्यों रहा है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। इसका कारण क्या है, जब दुनिया में अस्थिरता पैदा होती है, वार हो जाते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है, और लोगों को डर लगने लगता है, यार रसिया में इन्वेस्ट करेंगे मेरे पैसे फंस जाएंगे, यूक्रेन में इन्वेस्ट करेंगे मेरे पैसे फंस जाएंगे। तो और यूएसए में भी अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर यूएसए को डायरेक्टली युद्ध में उतरना पड़ा तो यूएसए में मेरे पैसे फंस जाएंगे। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वो सब अवॉइड करते हैं, शेयर मार्केट में जाने से अवॉइड करते तो फिर उनको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। दे कांट कीप देयर मनी आइडल, तो क्या करते हैं, सोना में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। उनको एक विश्वास है, कुछ भी हो जाएगा गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, ये इट इज़ ए मोर सिक्योर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब वो गोल्ड परचेजिंग ज़्यादा करते तो गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते, सिल्वर परचेजिंग ज़्यादा करेंगे, मेटल परचेजिंग ज़्यादा करेंगे तो मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका देखिए इकोनॉमिक असर इंडिया में भी आपको देखने को मिल रहा है। वार हो रहा कहीं और,
ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया में। और इसका और भी एक एंगल है जो हमें आज सोचना चाहिए, हमें बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। क्या ये वार रुकने वाला है? इसमें कोई ब्रेक लगने वाला है? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि रसिया स्टॉप फाइटिंग विथ यूक्रेन? नो, अभी ये वार नहीं रहा। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज, ईगो, a question of ego. Nobody wants to get defeated until they are really defeated in the field of war. अब आप देखिए, यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि उसका दुनिया में इतिहास में नाम लिखा जाए कि रसिया से 1 साल युद्ध किया और 1 साल के बाद हार गया, उसकी अपनी टेरिटरी हाथ से चली गई, वहाँ का राष्ट्रपति सरेंडर कर गया। कभी नहीं चाहेगा, आखिरी सांस तक यूक्रेन लड़ेगा। रसिया उससे ज़्यादा है, रसिया तो उससे भी बड़ा पावर है। रसिया कभी भी डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेगा। रसिया और यूक्रेन के बीच में कोई मध्यस्थता करने वाला कंट्री भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर यूएसए मध्यस्थता करता है तो रसिया का पहले से ही दुश्मन है, कोल्ड वार दोनों में चलता रहता है, तो वो भी बीच बिचाव नहीं करेगा। जब कोई बीच बिचाव नहीं करेगा, युद्ध रुकेगा कैसे? ये युद्ध और एक्सकलेट होगा और फर्दर एग्रावेट होगा, और ये युद्ध का एक ऐसा रूप आएगा जिसे तो आप थर्ड वर्ल्ड वार भी बोल सकते हैं। हो सकता है 2024 नहीं तो 2025 तक भी होने की संभावना है, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स भी यूज होंगे, इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रसिया ने इतने हथियार बना के रखे हुए हैं, इतने एटम बम बना के रखे हुए हैं कि अगर उनको ज़रूरत आएगी तो उसको इस्तेमाल जरूर करेंगे। जब उनके प्रेस्टीज के क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल, क्वेश्चन ऑफ ईगो आ जाएगा तो लास्ट में दे विल यूज दैट वेपन ऑल्सो। और जब रसिया यूज करेगा रिटेलिएशन में यूएसए यूज करेगा, यूएसए यूज करेगा रिटेलिएशन में चाइना यूज करेगा, चाइना यूज करेगा हो सकता रिटेलिएशन में नॉर्थ कोरिया भी यूज करेगा। जितने एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर इन रिच कंट्रीज है, ये सब यूज करना चालू कर देंगे। और ऐसी स्थिति आएगी 2025-26 तक कि नैस्ट्रोडम की भविष्यवाणी भी सही साबित होने वाली है कि दुनिया में सभी युद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन आज भी अपंगु हुआ है, यूनाइटेड नेशन की कोई सुनता नहीं है, कोई पावरफुल मेंबर नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है। कोई यूएसए को बोल दे, यूएसए उसकी बात मान ले, चाइना को बोल दे और चाइना बात मान ले, बिल्कुल नहीं मानेंगे, बिकॉज दे ऑल हैव वीटो पावर। यूनाइटेड नेशन ने उनको वीटो पावर दिया हुआ कि आप चाहे तो किसी प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं, और आपने एक बार ठुकरा दिया तो कोई उसको पास नहीं कर सकता। दैट इज वीटो पावर। तो होगा क्या 2025 में, इस दुनिया का होगा क्या? ये बहुत बड़ा सोचने की बात है और चिंतन करने की बात है, चिंता का विषय है। क्या हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी, या बहुत बड़ा आफत दुनिया में आएगी, या बहुत सारी कंट्री नक्शे से मिट जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता मारे जाएंगे, राष्ट्र अध्यक्ष मारे जाएंगे, फिर सिनेरियो चेंज होगा। क्योंकि जब तक राष्ट्र अध्यक्ष वही है तब तक तो वो मानने वाला नहीं, उनके ईगो का सवाल होता है, और वो कभी नहीं चाहेंगे हिस्ट्री में उनका नाम इस तरह से लिखा जाए कि मिस्टर पुतिन हार गए, मिस्टर पुतिन ये युद्ध हार गए, कभी नहीं चाहेगा। वो पूरी की पूरी मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर सब इस्तेमाल कर देगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। तो आप अनुमान लगाइए 2025 में क्या होगा, और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कोई ऐसी पर्सनालिटी आ जाए दुनिया में जो सबको संभाले, सबको शांत कर दे। मे भी उसमें नरेंद्र मोदी एक ऐसा फिगर दिखाई दे रहा है, हमको, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मत है, और कि एक नरेंद्र मोदी ऐसा इंटरनेशनल फिगर, इंटरनेशनल लीडर दिखाई दे रहे हैं जिसकी बात शायद दुनिया के हर एक नेता आज के दिन मानते हैं। और समय आएगा तो यही जेंटलमैन दुनिया को इस विभीषिका से बचा सकेगा। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, और ये मैं पूर्ण कॉन्फिडेंस और विश्वास से मुझे लगता है कि इन फ्यूचर मिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी द सेवियर ऑफ द ग्लोब। पूरी दुनिया को वही बचा पाएंगे, और किसी की बात कोई भी